हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस पर। आज हम कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ला चुके हैं। आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हल ही करके जाना है। मतलब पेपर में लगभग इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला, मीथेन का प्रतिशत संगठन है। मीथेन का प्रतिशत में संगठन पूछ रहा था। देखिए मीथेन का फार्मूला क्या होता है? मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4 मीथेन का फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए पूछा मीथेन का प्रतिशत संगठन क्या है। तो मीथेन आगे टोटल इसका अणुभार कितना हो जाएगा? टोटल अणुभार देखिए, टोटल मोलर द्रव्यमान जो बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा? कार्बन कितना होता है? 12 प्लस और एक हाइड्रोजन कितना होता है? 1 और कितने हाइड्रोजन? 4। तो टोटल कितना निकला गया? 16 ग्राम निकल आया। ठीक है ना। अब किसका पूछा है? मीथेन का प्रतिशत संगठन, मतलब हमको कार्बन का भी निकालना है और हाइड्रोजन का भी निकालना है कि कितने परसेंट कार्बन है और कितने परसेंट हाइड्रोजन। देखिए अब यहाँ निकालते हैं प्रतिशत संगठन। क्या निकालते हैं? प्रतिशत संगठन निकालते हैं। देखिए प्रतिशत संगठन किसका निकालते हैं? कार्बन का। किसका निकाल रहे हैं? कार्बन का। ठीक है ना। तो कार्बन का भार कितना होता है? अणुभार कितना होता है? कार्बन का अणुभार कितना होता है? 12। ठीक है, 12 होता है। ठीक है, अब देखिए टोटल आपको कितना दिया गया? टोटल आपको कितना दिया गया? टोटल मतलब ये CH4 टोटल इसमें कितना है? देखिए 16 ग्राम है, तो 16 बटे में कर दीजिए। ठीक है ना। अब प्रतिशत में क्या होता है? 100 का गुणा, तो 100 का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो देखिए इधर से कितना आ जाएगा? 2 छक्का 12, 8 दूनी 16। ठीक है, इधर से काटिए, लगभग कितने बार? 25, चौको 100 और 4 दूनी 8। तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। तो ये कितने परसेंट आ गया? 75%। यानी कार्बन का कितना आ गया? 75%। अब हाइड्रोजन की निकाल लिया जाए। कितना? हाइड्रोजन का। तो हमको तो लगभग ऑप्शन मिल गया कि किसमें 75% कार्बन। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी में देखिए 75% कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन के भी निकाल ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन का इसी प्रकार निकाल लीजिए। तो देखिए हाइड्रोजन कितनी है? एक हाइड्रोजन कितना होता है? एक। तो कितनी हाइड्रोजन है? 4। तो 4 ऊपर बटे टोटल कितना है? 16 ग्राम। 16 और गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 25 चौको 100 और 2 से 2 एक कट गया। तो यानी कितना हाइड्रोजन कितना निकला? 25%। कितना निकल आया? 25%। तो देखिए 25% क्या है? हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह किसी का भी पूछे तो टोटल आगे मास निकाल लीजिए, तो उसका टोटल द्रव्यमान कितना है। फिर जिसके बारे में पूछे तो उसका रखना है ऊपर भार, नीचे टोटल द्रव्यमान जितना इस अणु का था पूरे का, और गुणा क्या कर देना? 100। तो प्रतिशत संगठन निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? दूसरा बोला है यौगिक CH3COOS एसिटिकम का मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र होता है कि आप किसी भी यौगिक या अणु को कितने सरलता रूप में तोड़ा जा सकता है। देखिए CH3 जैसे ये CH3COOH, ठीक है ना। अब देखिए कार्बन कितना है? 1 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 1 और 3 1 4। ठीक है ना। और ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। ठीक है ना। ये अब इसको कितने सरलता रूप में तोड़ा जा सकता, मतलब इसको कितने, मतलब सबसे सरलतम रूप में, मतलब कि सब में किसका भाग चला जाएगा ये देखना। तो देखिए इधर 2 है और इधर 2 है, तो 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग दोनों में दीजिए, कितना बचेगा? C। यहां से 2 का देंगे तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 2 और ऑक्सीजन। तो CH2O इसका क्या होगा? ये सरलतम रूप। क्या होगा? ये सरलतम रूप होगा। कितना होगा? सरलतम रूप। तो क्या बोला है? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र को किस तरह ज्ञात करना है? सरलतम रूप में इस पर, मतलब
वो कौन सी संख्या है जिसमें तीनों का क्या चला जाए, तीनों में क्या हो गया है, भाग चला जाए, तो होता क्या सरलतम रूप। तो देखिए क्या गया, CH2O, CH2O, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या 12 ग्राम मैग्नीशियम के समान होगी। ठीक है, ये क्या दे दिया, 12 ग्राम मैग्नीशियम दे दिया, 12 ग्राम Mg आपको दे दिया, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब उसके इसके समान 12 ग्राम मैग्नीशियम के समान कौन होगा। तो आगे सबसे पहले क्या देख लें, मोल देख लें। अगर मोल निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा, इसमें भी मोल निकाल लेंगे, इसमें भी, तो इसके बराबर कौन है, तो मोल के क्या भार बटे अणुभार, भार कितना दिया गया है 12 और अणुभार, ठीक है ना, भार कितना है इसका 12 ग्राम। ठीक है, मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होता है, अणुभार, मोल निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम 12 दूनी 24, 12 में आता है तो कितना रहता है इसका द्रव्यमान 24 रहता है, तो भाग दे दीजिए, इसी तरह तो निकाला जाता है। तो कितना आ जाएगा देखिए 0.5, क्या जाएगा 0.5 के लगभग आएगा। तो देखिए किसमें आएगा 0.5, कार्बन कितना दिया 12 दिया, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 ही होता है, तो 12 से 12 कटेगा तो कितना बार आएगा, एक बार, तो ये तो हो नहीं सकता, हमको 0.5 चाहिए। अब देखिए 20 ग्राम, ठीक है, कैल्शियम के कितना होता है 40 होता है, तो काटिए इसको, हाँ ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा ये, ठीक है ना। इसका देखिए, इसका देखिए 24, ये तो अपना ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन तो यही होगा, और 2 का निकाल लेते 24 बटे 40, तो ये कभी नहीं आएगा, 24 दूनी 28, मतलब लगभग बहुत बार, मतलब 0.5 बार नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। सॉरी, कार्बन था, कार्बन का 12 होता है, तो 12 दूनी 24, लगभग 2 मोल इसके आ रहे हैं। कितने मोल आ रहे हैं, 2 मोल इसके आ रहे हैं, 1 मोल इसका आ रहा है, 0.5 मोल इसका आ रहा है, तो हमको तो ऑप्शन मिल गया है कि 0.5 ही इसका निकला है, 0.5, ठीक है ना। और चौथा भी देख ले रहे हैं, इसका क्या है, कैल्शियम कितना है 40 और ग्राम दिया है, और कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है 40 ही होता है, इसका काटेंगे तो कितना मोल निकलेगा, 1 मोल आएगा, इसका कितना आएगा 1 मोल, तो यानी 0.5 मोल किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी का, ठीक है ना। इस तरह देख लेना, ऑप्शंस भी देखते चलना। उस विलयन की मोललता क्या होगी, मोललता क्या होगी जिसमें 18.25 ग्राम या Cl गैस 500 ग्राम जल में घुली है। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, यही मोल चाहे आगे सबसे पहले निकाल लीजिए, नहीं निकालना तो मोल को तोड़ के लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, विलेय जो अपना है, विलेय का द्रव्यमान, भार बोल सकते हैं, भार, विलेय का भार जो है, ठीक है, विलेय का भार, फिर मोल को इस तरह की, विलेय का भार बटे विलेय का द्रव्यमान, ये हो जाएगा गुणे विलायक का भार कितना दिया 500 ग्राम, तो विलायक आता है। अगर वह किसमें है, ग्राम में है, तो ऊपर किसका गुणा होगा, देखिए ग्राम में दिया है ना, अगर ये ग्राम में है तो ऊपर किसका गुणा होगा 1000 का, किसका गुणा हो जाएगा 1000 का। अगर केजी में दिया रहता तो फिर ना होता, लेकिन अगर ग्राम में दिया है तो किसका होगा 1000 का गुणा। ये सब आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे तभी बने क्वेश्चन। चलिए विलेय का भार कितना दिया देखिए, HCl, विलेय क्या है अपना, विलेय मोललता क्या होगी जिसमें 18 HCl जल में घुली हुई है, ठीक है, ये विलायक हो गया, विलेय HCl है, सल्फ्यूरिकम, ठीक है। तो HCl का आगे हमको भार ज्ञात करना पड़ेगा, तो HCl का भार, हाइड्रोजन कितना होता है 1 प्लस, क्लोरीन कितना होता है 35.5, टोटल कितना हो गया 36.5 आ गया, रख दीजिए 36.5, ठीक है। अच्छा, मतलब इसका भार दिया इसका भार दिया 18.25, ठीक है, गुणे 1000, ठीक है। अब विलेय का टोटल द्रव्यमान कितना होगा 36.5 और इधर 500, तो काटिए, देखिए कितने बार जा रहा है, देखिए 25 दूरी 50, ये लगभग 1 और ये 2 चला गया, ठीक है। अब ये देखिए
500 से कम 500 है, ये 1000 कितने बार, 2 बार, तो 2 से 2 भी चला गया, ये कितना आ गया, मोलर, 1 मोलर आ गया। कितना आंसर आ गया इसका, 1 मोलर। अब मोलरता, मोलरता की इकाई होती है मोलर, और मोलरता, मोलरता की इकाई होती है क्या, मोलर। तो अगर मोलरता होता तो कैपिटल एम्स प्रदर्शित करते हैं, अगर मोलरता होता तो स्मॉल एम्स प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दिए है ना। तो 1 मोलर, 1 मोलर आंसर निकाला क्या है, तो कहाँ 1 मोलर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के 10 क्षेत्र में, 10 क्षेत्र में बोला, 10 क्षेत्र में कौन पाया जाता है, 10 क्षेत्र में दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रेणी है, तो कौन सी होती है, वामर श्रेणी होती है। 10 क्षेत्र में कौन दिखाई देता है, वामर श्रेणी, ठीक है ना, याद रखेंगे। 10 क्षेत्र में कौन दिखाई देता है, वामर श्रेणी, ठीक है। 2p ऑर्बिटलों के मान है, अब देखिए 2p ऑर्बिटल के मान बताना है, ऑर्बिटल 2p, अब 2 क्या है, यन का मान है, यानी यन का मान कितना आ गया, 2। अब p में देखिए p दिया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यल का मान क्या हो सकता है, तो यस के लिए यल का मान होता है, यस के लिए यल का मान कितना होता है, 0, ठीक है ना। यस p के लिए कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। यल का मान, ठीक है ना, यहां लिख दे रहे हैं। यस के लिए कितना होता है, यस के लिए यल का मान कितना होता है, 0, ठीक है ना। p के लिए यल का मान कितना होता है, 1। d के लिए यल का मान कितना होता है, 2। और f के लिए यल का मान कितना होता है, 3, ठीक है ना। तो p दिख रहा है, तो p यल का मान कितना होगा, 1 होगा, यानी n बराबर क्या है, 2 और यल बराबर क्या है, 1। तो देखिए n बराबर 2, यल बराबर 1, यार ऑप्शन नंबर बी, n बराबर 2 और l बराबर 1, ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, या फिर 2+ में उपस्थित d इलेक्ट्रॉनों, d मतलब जो d कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना, या फिर 2+ में, या फिर क्या होता है, आर्गन मतलब 18 तक यहां तक रहता है पूर्ण भरित, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 4s 2 और 3d6, ये Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, किसका होता है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें से देखिए, इसमें पूरा समझा दे रहे हैं। ये हो गया डी के, मान लीजिए कक्षक, कितने कक्षक, 1 2 3 4 5 कक्षक, ठीक है ना। ये और यस में कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, यस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो भर दीजिए, ये 2 हो गए, ठीक है ना। अब देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये भर गए। अब ये तो किसके हो गए, Fe के, लेकिन हमसे किसका पूछा, Fe 2+, तो Fe 2+, अगर 2+ दिया तो सबसे पहले किससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यस कक्षक से, किससे निकलेंगे, यस कक्षक से, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होगा तो 1 निकलेगा, 2 होगा तो 2 निकलेगा, लेकिन सबसे पहले किससे निकलेगा, यस कक्षक से। तो 2 ये इलेक्ट्रॉन किससे निकल जाएंगे, यस कक्षक से निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे ना। तो 1 2 3 4 5, तो इसके तो उसी तरह रहेंगे, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो क्या बोला है, ये क्या है 3D वाला है, और ये 4s वाला है, ठीक है ना। ये कौन सा था, 3D वाला था, ये 4s वाला था, ठीक है ना। तो 4s से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, जब 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो उस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इसी का देखना है। तो क्या उपस्थित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो कितनी संख्या, 6, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षा में प्रविष्ट करता है। न्यूनतम उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा, मतलब कौन सा ऐसा नियम है जो इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षा में प्रविष्ट करता है, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर वाले। तो कौन किसने दिया था नियम, पाउली आवर्जन सिद्धांत, कि अबवाव का नियम, कि हुंड का नियम, कि हाइगेंस वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा संबंधित था इसका नियम था अपवाव का नियम, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेग यानी v का मान कितना दे दिया, देखिए v का मान कितना दे दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड दे दिया, ठीक है, के वेग से गतिमान 0.1 kg द्रव्यमान की
0.1 kg द्रव्यमान की, द्रव्यमान यानी स्मॉल एम, द्रव्यमान यानी स्मॉल एम का मान दे दिया। किसका दे दिया? स्मॉल एम का मान दे दिया। कितना दे दिया है? 0.1 kg दे दिया। ठीक है, ठीक है। कि गेंद की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? लेमडा, लेमडा पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य का मान पूछ रहा है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, लेमडा बराबर क्या होता है? h/p। p क्या है? संवेग। संवेग, संवेग को क्या लिखा जा सकता है? द्रव्यमान गुणे वेग। h क्या है? प्लांक नियतांक। h क्या है? प्लांक नियतांक। तो लेमडा बराबर, इसको आगे इस तरह लिख दे, h/m भी द्रव्यमान गुणे वेग। p क्या है? संवेग। तो संवेग को क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, चलिए सबके मान रखते हैं। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.626 गुणे 10⁻−34 ये होता है। ठीक है, एक और क्या दिया है? स्मॉल एम। स्मॉल एम का कितना दिया है? मान 0.1 गुणे, और वेग भी, वेग का मान कितना दिया है? 10 दिया है। ठीक है ना। तो चलिए देख ले रहे हैं ऑप्शन। इसको क्या हो जाए? काट दीजिए। तो क्या बचेगा? अगर 0.1 का गुणा 10 में करेंगे तो एक ही आंसर आएगा, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 6.626 गुणे 10⁻−34 और बटे में 1 हो जाएगा। 10 का गुणा 0.1 से करेंगे कितने बार आएगा आंसर? 1 आएगा। 1 लिखे चाहे नहीं निकले बटे में, तो क्या होगा? ये मीटर। ये क्या आ गया? राइट आंसर। तो आंसर किसमें है? देखिए 6.626 गुणे 10⁻−34 इसमें है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10। डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? डी ब्लॉक n-1 कहीं दिख रहा है, n-2 चल रही है, F ब्लॉक का होता है। ये किसका होता है? F ब्लॉक का होता है। ठीक है, इसके बाद ये यस, यहाँ ये डी ब्लॉक का n-1 डी 1 से लेके 10 तक, और ns2 होता है, यानी 0 से 2 तक। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, या मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और क्लोरीन में किस तत्व की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी पूछा? कौन सी? इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इंग्लिश से क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा। ठीक है ना, लब्ध। अगर विद्युत ऋणात्मकता पूछता तो पता है, फोन याद कर लीजिए। फोन यानी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। ठीक है ना, तो अगर विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा पूछता तो इसकी अधिक क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता होती है। क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? अधिक होती है। किसकी? लेकिन फ्लोरीन की। लेकिन क्या पूछ रहा है? ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, जिसका आकार ज्यादा होगा उसका ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो इसमें देखिए फ्लोरीन का आकार क्लोरीन की अपेक्षा क्या होता है? छोटा होता है। ऑक्सीजन के भी छोटा होता है और नाइट्रोजन का, यानी आंसर कितना हो जाएगा? जिसका आकार बड़ा होगा उसका ही ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक होगा। जिसका आकार बड़ा उसका ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ज्यादा। ठीक है ना, याद रखिए क्लोरीन का हो जाएगा। मुख्य स्तर n=4 के लिए कोषों का ऊर्जा स्तर का क्रम कोई बोल सकता है, चाहे 4 बोले, चाहे 3 बोले, चाहे 2 बोले, चाहे 1 बोले, चाहे 5 बोले, कुछ भी बोले। ठीक है ना, तो हमेशा क्या होता है? या सबसे छोटा होता है, पी उससे बड़ा होता है, डी उससे बड़ा होता है, या सबसे बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 बोला तो 4s, 4p, 4d, 4f, यानी 4f सबसे बड़ा होगा, फिर 4d उससे छोटा होगा, 4d छोटा 4p होगा, 4p छोटा क्या होगा? 4s होगा। ये याद रखिएगा, ये क्या करिएगा? याद रखिएगा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4s, 4p, 4d, 4f, 4s, 4p, 4d, 4f। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है? बेंजीन अणु में सिग्मा और पाई अवबंधों की संख्या है। मतलब बताना है कि जो बेंजीन है, बेंजीन बना ले रहे हैं, ये जो है ये क्या है? बेंजीन अणु में सिग्मा और पाई अवबंधों की संख्या बतानी है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सिंगल बॉन्ड में, ठीक है ना, अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा कितने होते हैं? 1 होते हैं। पाई कितना होता है? 0 होता है।
ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड है, क्या है, अगर डबल बॉन्ड है तो सिग्मा का मान 1 होता है, पाई का मान भी कितना होता है, 1 होता है, यानी एक सिग्मा का बॉन्ड रहता है, एक पाई का। अगर 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा का मान 1 होगा और पाई का मान कितना होगा, 2 होगा, यानी पाई 2 होंगे ट्रिपल बॉन्ड में और सिग्मा क्या होगा, 1 होगा। तो सभी में कितने सिग्मा होते हैं, 1 सिग्मा होते हैं, ठीक है ना। सभी में कितने सिग्मा होते हैं, 1 सिग्मा, ठीक है। तो बेंजीन में देखिए, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए, क्या सभी में हाइड्रोजन लगी रहती है क्या, इस तरह से देखिए, दिखाते नहीं है, रेखाबंध सूत्र है तो उसमें दिखाते नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन क्या इस तरह लगी रहती है कि नहीं लगी रहती। चलिए काउंट करते हैं, देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है ना, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा हो गए, ठीक है ना, 6 सिग्मा। ये अब ये वाले देखिए, ये भी सिंगल बॉन्ड है क्या, 7 सिग्मा, ठीक है ना। ये वाला देखिए, ये तो पाई होगा एक, और ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और ये सिग्मा, ये सिग्मा, और ये क्या हो गया, पाई का ये हो गया, पाई का ये हो गया, और पाई का ये हो गया। तो टोटल गिन लीजिए सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा और 11 सिग्मा, 12 सिग्मा। कितने सिग्मा आ गए, 12। देखिए आराम इससे बनाए दे रहे हैं, ये है अपना क्या, बेंजीन, ये बेंजीन। देखिए एक हाइड्रोजन तो 1 सिग्मा ये हो गया, 2 सिग्मा ये हो गया, तीसरा सिग्मा ये हो गया, चौथा सिग्मा ये हो गया, पांचवा सिग्मा ये हो गया, छठवां सिग्मा ये हो गया, सातवां सिग्मा ये हो गया, आठवां ये हो गया, नौवां ये हो गया, 10वां ये हो गया, 11वां ये हो गया और 12वां ये हो गया। तो 12 सिग्मा और कितने पाई, 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई। तो 12 सिग्मा 3 पाई कितने होते हैं, 12 सिग्मा और 3 पाई होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब क्या बोला, एक प्रक्रम के समतापी परिस्थिति में होने के लिए सही स्थिति होगी, क्या होगी, क्यू का मान 0 नहीं, आवेश का मान 0 नहीं, क्यों सॉरी ऊष्मा का मान 0 नहीं हो सकता, ऊष्मा परिवर्तन में 0 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर में परिवर्तन, टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन, समतापी मतलब तापमान में परिवर्तन क्या हो, शून्य हो, तापमान में परिवर्तन क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तब वो कौन सी परिस्थिति होगी, समतापी होगी, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, डेल जी का मान अगर कम है 0 से यानी कम ऋणात्मक है अगर, तो प्रक्रम होगा। अगर देखिए ध्यान से देखिए, अगर डेल जी का मान छोटा है 0 से, अगर डेल जी का मान बराबर है 0 के, अगर डेल जी का मान बड़ा है 0 से, तो इसमें क्या होता है, ये स्वतः परिवर्तित होता है, क्या होता है, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है, ठीक है। अगर ये होता है, ये साम्यावस्था में होता है, साम्य स्थिति में होता है, क्या होता है, साम्य स्थिति में होता है। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ये क्या होता है, अस्वतः प्रक्रम होता है। कौन सा प्रक्रम होता है, अस्वतः प्रक्रम, अस्वतः परिवर्तित लिख लिया, अस्वतः परिवर्तित, ठीक है। तो क्या बोला है, अगर क्या है, छोटा है 0 से, क्या है, अगर छोटा है तो क्या होगा, स्वतः परिवर्तित, तो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होगा। कौन सा होगा, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होगा, ठीक है। H2O का संयुग्मित क्षार है, संयुग्मित क्षार बताना, संयुग्मित क्षार किसका, H2O का, H2O जो है, यहां से क्या होता है, H प्लस आयन टूटता हुआ H माइनस। अब देखिए, अब क्या बोला, क्षार के बारे में पूछ रहा, अगर संयुग्मित अम्ल के बारे में पूछ सकता है और संयुग्मित क्षार के बारे में पूछ सकता है। तो अगर संयुग्मित, ध्यान से सुनिएगा, अगर संयुग्मित अम्ल के बारे में पूछ रहा है, तो अगर संयुग्मित अम्ल के बारे में पूछ रहा तो ये CH प्लस को इसके साथ जोड़ दीजिए, H2O के साथ, H2O के साथ आप H प्लस को जोड़ दीजिए, तो क्या बना लेगा, H3O प्लस बना ले, क्या बना लेगा, H3O प्लस। ये कब होगा, किस केस में होगा, ये किस केस में होगा, अगर आपसे क्या बोलेगा, संयुग्मित अम्ल बोलेगा, अगर अम्ल बोलेगा, ठीक है ना, ठीक है। और अगर आपसे संयुग्मित क्षार बोल रहा है, अगर आपसे संयुग्मित क्षार बोल रहा है यानी H2O, और क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, संयुग्मित क्या बोल रहा है, क्षार बोल रहा है, तो आप माइनस कर देंगे किसको, H प्लस को।
अगर आप इससे माइनस H+ निकाल देंगे तो क्या बचेगा, OH माइनस बचेगा। तो ये कौन से केस में होगा, ये कौन से केस में होगा, संयुग्मित क्षार के केस में। इस संयुग्मित क्षार बोलेगा तो OH माइनस, अगर संयुग्मित अम्ल बोलेगा तो CH3O प्लस। तो क्या बोलेगा, ये क्या बोल रहा है, संयुग्मित क्षार, तो क्या हो जाएगा, OH माइनस। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ये सब ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए तीसरा क्या बोला, स्पीसीज NH3 है, स्पीसीज NH3 है। इधर दो क्या रहते हैं, एक लोन पेयर मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तब एक युग्म बनता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये क्या करता है, दान करता है, ठीक है। इधर से तो क्या बताया, क्या लुईस अम्ल है कि लुईस क्षार है, कि ए और बी दोनों, मतलब लुईस अम्ल भी है और लुईस क्षार भी है, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए क्या, देखिए ये दान कर रहा है ना, दान कौन करते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, तो कौन करते हैं, क्षार होते हैं। तो क्या है ये, लुईस क्षार। तो ये क्या है, लुईस क्षार, ठीक है ना। अब देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया A+B से C+D बन रहा है, के लिए साम्य स्थिरांक Kc बराबर लिखना, मतलब Kc के लिए नहीं बताना है। तो क्या होता है Kc कैसे साम्यता, ये साम्यता का चिन्ह होता है, ठीक है ना। ये बन गया अपना, ठीक है। ABCD, तो पहले किसको, ऊपर किसको लिखा जाता है, उत्पाद अपना कौन है, ये इस तरफ वाला राइट हैंड वाला क्या है अपना उत्पाद, और लेफ्ट हैंड वाला क्या है, अभिकारक, ठीक है। तो अभिकारक को बटे में लिखेंगे और उत्पाद को ऊपर लिखेंगे, मतलब अंश में किसको लिखा जाएगा, उत्पाद को, और हर में किसको लिखा जाएगा, अभिकारक को, ठीक है ना। तो उत्पाद कौन है, C+D, तो C की सांद्रता और D की सांद्रता, ठीक है ना, ठीक है। अब A+B क्या है, अभिकारक है, तो अभिकारक को किस में, हर में यानी बट्टे में लिखा जाएगा, तो A की सांद्रता और B की सांद्रता, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी तरह आपसे मान लीजिए दे देगा 2A + 3B से हो रहा है 4C + 5D, मान लीजिए होता, तो कैसे लिखते, Kc बराबर कैसे लिखते, आगे सांद्रता बनाते, ये सांद्रता का चिन्ह बना लिए सांद्रता का चिन्ह, ठीक है। ऊपर किसको लिखना, उत्पाद को, उत्पाद क्या है, CD, और नीचे किसको लिखना है, अभिकारक को, अभिकारक क्या है, A और B, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहां से देखना C के साथ क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, तो इसको क्या कर देना है, C की सांद्रता की घात में लगा देना। तो 4 कहां लगा देंगे, ये घात में, इधर। जैसे ये D है, D की सांद्रता, अब ये देखिए 5 है, क्या लिखा 5, तो 5 कहां लगा देंगे, घात में। जैसे A है, तो A के साथ क्या है 2, तो इसकी घात क्या लगा देंगे, 2। जैसे B है, B लिखा है, इसके साथ क्या लिखा 3, तो इसको क्या लगा देंगे, घात में। तो ऐसे लिखा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन CD ऊपर AB नीचे, ये ऑप्शन नंबर C। आगे पीछे हो सकता है, B A आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, नाइट्रिक अम्ल NO3 में नाइट्रोजन यानी कि ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो नाइट्रिक अम्ल NO3 जो है अपना, तो नाइट्रिक अम्ल में किसकी बतानी है हमको, नाइट्रोजन की, यानी इसकी बतानी है, ठीक है। जो H का क्या होता है, +1 होता है, और इसकी निकालनी है तो इसको X मान लेते हैं, ठीक है, प्लस। अब ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती है, -2, तो -2, ठीक है। और कितने बार है, 3 बार, 3, और पूरे में चार्ज कितना है, 0, तो ये 0 लगा दी, ठीक है। तो X + 1 - 6 = 0, तो X - 5 = 0, ये घट जाएगा बड़ी संख्या का, तो X बराबर क्या आ जाएगा, +5, यानी नाइट्रोजन कितनी है, +5 है, +5, यानी ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया कहलाती है, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहे हैं, मतलब जैसे Fe है अपने पास, देखिए Fe, अगर ये Fe2+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता, त्याग कर देता, कौन सी अब क्रिया, कौन सा हो गया, ऑक्सीकरण क्रिया, कौन सी ऑक्सीकरण क्रिया हो गई, कौन सी क्रिया हो गई, ऑक्सीकरण क्रिया हो गई, ठीक है ना। कौन सी क्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। अगर त्याग करता है तो ऑक्सीकरण, अगर ग्रहण करता है तो अपचयन, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, त्याग करने की क्रिया ना, तो कौन सी, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगर यही ग्रहण करता तो क्या बन जाता, जैसे Cu2+, देखिए
जैसे Cu2 प्लस है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या बनाएगा, Cu बना लेगा, ठीक है ना। ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, ये अब चयन हो गई, ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण की, इलेक्ट्रॉन का त्याग की, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए CH3O ईथर है ये, तथा ये अल्कोहल है, ठीक है। ईथर, ये कौन सा ईथर है, ये क्या है, अल्कोहल है। यानी कितने हैं कार्बन, C2 या 6O, और इसमें भी कितने हैं, C2 या 6O, C2 या 6O। तो ये बताइए, ये जो दोनों तो बराबर है, लेकिन ये कौन से क्रियात्मक समूह है, कौन से समूह है, एक में क्या ईथर है क्रियात्मक समूह अपना, एक में क्या अल्कोहल है क्रियात्मक समूह अपना। तो कौन सा होगा, श्रृंखला समानांतरता होगा, स्थान समानांतरता होगा, क्रियात्मक समूह समानांतरता होगा, चलावता। तो क्रियात्मक समूह दिख रहा है ना, तो कौन समानांतरता हो जाएगा, क्रियात्मक समूह समावयवता। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन नाभिक रागी के रूप में कार्य नहीं करेगा। नाभिक रागी, नाभिक रागी का मतलब हमें समझिए, नाभिक रागी, नाभिक रागी। देखिए नाभिक, नाभिक क्या होता है, पॉजिटिव, नाभिक क्या होता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव, और रागी मतलब क्या होता है, प्यार, क्या होता है, प्यार। तो पॉजिटिव से कौन प्यार करता है, निगेटिव, पॉजिटिव से कौन प्यार करता है, निगेटिव। तो निगेटिव यानी नाभिक रागी, यानी नाभिक रागी में क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन नाभिक रागी के रूप में कार्य नहीं करता। जितने निगेटिव वाले रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे, या तो उन पर लोन पेयर होना चाहिए, मतलब एकाकी युग्म होना चाहिए, या तो उन पर ऋणात्मक का चिन्ह रहना चाहिए, तो क्या होता है, नाभिक रागी रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें से ये नाभिक रागी है, लेकिन इसमें बोला क्या, कार्य नहीं करता। कौन सा कार्य नहीं करता, अब देखिए सब, जैसे Cl माइनस, ये तो है नाभिक, ये तो कार्य करेगा, ठीक है। अब देखिए H2O ऐसे स्ट्रक्चर होती है कुछ, ये इस पर लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, हाँ ये भी करेगा नाभिक रागी की तरह कार्य, ठीक है। तीसरा क्या है, NH3, देखिए NH3 भी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं, तो ये भी दान करेगी, ये भी नाभिक रागी। अब Cl+ ये कार्य नहीं करे, क्यों, ये निगेटिव है ही नहीं, तो नाभिक रागी कौन होते हैं, जो निगेटिव रहते हैं, ठीक है ना। तो कौन कार्य नहीं करेगा, Cl+, तो कौन कार्य नहीं करेगा, Cl+, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, कितनी वैज्ञानिक आधारभूत राशियों की SI इकाइयां होती हैं, यही द्रव्यमान, लंबाई, यही जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वही है, कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ये तो बहुत ही सरल है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, 1 मोल कार्बन के वायु में दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा होगी। अब CO2 गैस की मात्रा हमको बताना है, किसकी मात्रा बताना है, CO2 गैस की। तो देखिए 1 मोल कार्बन, ठीक है, 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन से क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बोल रहा है, ठीक है ना। ये भी कितने मोल है, 1 मोल है, ठीक है। ये भी कितने मोल है, 1 मोल है, और ये भी कितने मोल है, 1 मोल है, ठीक है। ये तो वायु के दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा बतानी, कितनी होगी, 22 ग्राम की 50 ग्राम की 44 ग्राम की 56 ग्राम। देखिए सभी 1 मोल है, 1 मोल किसके पूछा, CO2 पूछा है, तो 1 मोल CO2 का कितना होता है, कार्बन कितना हो जाएगा, 12, द्रव्यमान कितना होता है, भार कितना होता है, भार, कार्बन कितना भार, 12 प्लस 1 ऑक्सीजन कितना था, 16, 2 है तो कितना हो जाएगा, 32, 16 दूनी 32, दोनों जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। तो आंसर कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। यानी 1 मोल कितने ग्राम होते हैं, 44 ग्राम। अगर 2 मोल बोलता तो 2 से गुणा कर देते, 3 मोल बोलता तो 3 से गुणा कर देते, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब क्या बोला, 1 बिलियन में 8 मोल विलेय तथा विलायक का भार 4 किलोग्राम है। इस बिलियन की मोललता ज्ञात करनी, मोललता, फिर वही फार्मूला आ गया, मोललता क्या होता है, देखिए मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुणे क्या, विलायक का द्रव्यमान,
विलायक का द्रव्यमान इस बार किसमें है, केजी में है ना, तो ऊपर इस बार किसमें है, केजी में है। देखिए किग्रा केजी में है, इस बार केजी में है, तो 1000 गुणा इस बार नहीं होगा। ग्राम में होता तो 1000 का गुणा ऊपर होता, लेकिन इस बार 1000 उसमें ग्राम में नहीं है, किसमें किलोग्राम में, तो 1000 गुणा इस बार नहीं होगा। अब इसको विलेय का भार बटे अनुभार को क्या लिख सकते हैं, मोल लिख सकते हैं क्या, तो मोलालता बराबर इसको क्या लिखा जा सकता है, इसका क्या लिखा जाए, विलेय के मोल, विलेय के मोल। क्यों, इस बार हमको क्या दिया, मोल दे दिया। देखिए क्या दिया, ये 8 मोल दिया है, 8 मोल विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें है, केजी में है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1000 से गुणा ऊपर नहीं करना। तो विलेय का मोल कितना दे दिया, देखिए 8 बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का भार या द्रव्यमान बोल लीजिए, एक ही बात है, कितना दे दिया है, देखिए 4 गुणा करिए कितना हो जाएगा, भाग करिए, 4 कम 4 4 दूनी 8, 2 मोल प्रति केजी, ये रहा आ जाएगा क्या राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, 8 5 4 2, 2 आया ना, 2 मोल प्रति केजी, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए यौगिक ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र निकाल लीजिए। क्या होता है मूलानुपाती सूत्र, देखिए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6। अब देखिए इसको किस तरह सरलतम रूप में विभाजित करना, तो किससे भाग दे दें, देखिए 6 का इससे भी चला जाएगा, 6 का इससे भी चला जाएगा, 6 का इससे भी, तो 6 का भाग दीजिए, कितना बचेगा 6, वो सिर्फ कार्बन बचेगा, इससे कहेंगे तो क्या बचेगा, H2 बचेगा और O बनेगा, यानी CH2O। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, CH2O। ठीक है, चलिए देखिए 27 क्वेश्चन में क्या बोला, Br 3580, मतलब ये जो ऊपर लिखा रहता, ऊपर वो क्या लिखा रहता, द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान लिखा रहता, और नीचे क्या लिखा रहता, प्रोटॉनों की संख्या लिखी रहती है। ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताना है, प्रोटॉनों की संख्या भी बताना है, और न्यूट्रॉनों की संख्या भी बताना है। तो द्रव्यमान टोटल द्रव्यमान बराबर क्या निकलता है हमारे पास, द्रव्यमान बराबर क्या निकलता है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, ये फार्मूला होता है। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। तो अगर हम द्रव्यमान संख्या में से, द्रव्यमान संख्या कौन सी है, ये जो 80 दिया है, क्या अपने पास द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, तो आगे लिख रहे हैं ये क्या 80 अपने पास क्या है, द्रव्यमान संख्या है। नीचे क्या है, प्रोटॉन की संख्या, क्या है नीचे, प्रोटॉन की संख्या है। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, और प्रोटॉन की संख्या कितनी दी हुई है, देखिए 35 दी हुई है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या इधर से कितनी निकल के आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या अगर 80 में से 35 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, अगर 80 में से 35 को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, देखिए कितना बचेगा, सॉरी ये कितना बचेगा 45। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई अपने पास, 45 आ गई। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 45 आ गई। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर रहेंगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 35, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 35, और न्यूट्रॉन की संख्या 45, तो 35 45, तो 35 ये नहीं हो सकता, किसकी आगे इलेक्ट्रॉन की 35। ठीक है, प्रोटॉन की भी कितनी होनी चाहिए 35, फिर 45, तो 35 45 45, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, आगे इलेक्ट्रॉन पूछा तो इलेक्ट्रॉन 35, प्रोटॉन की 35 और न्यूट्रॉन की 45, ऐसे। ठीक है ना, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। 4D कक्षक में अब देखिए 28वां क्वेश्चन, 4D कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मतलब अधिक से अधिक कितनी हो सकती हैं, तो 5 कक्षक होते हैं, पता है। डी ब्लॉक में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक, चाहे 3D चाहे 4D चाहे 5D चाहे 6D, किसी की भी बात करें 5 ही कक्षक होंगे। डी है, और कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं अधिकतम, 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, कितने 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बताइए, अगर डी कक्षक है अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो 4D कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 10, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 4s1 3d10 है किस ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, डी दिख गया, इधर क्या दिख गया देखिए 3D, यानी तो क्लियर होगा कौन से संबंधित है, डी ब्लॉक से संबंधित है। लेकिन देखिए मान लीजिए पूछ लेते हैं कौन सा तत्व है,
तब डी ब्लॉक से संबंधित है क्या है, आर्गन। आर्गन आर्गन क्या बोला है, 4s1 और 3d10। ये किसका होता है, ये किसका होता है, 29 नंबर का। 29 नंबर कौन होता है, कॉपर। क्या होते हैं, कॉपर। याद है, क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर, कॉपर और क्रोमियम अपवाद है, क्या है, अपवाद है। क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, आर्गन। आर्गन ये कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है। ये कितने नंबर पे आता है, 29 नंबर पे आता है। ठीक है, आर्गन 4s1 3d5 होता है इसका, इसका क्रोमियम का। और कॉपर का, कॉपर का क्या होता है, कॉपर का क्या होता है, कॉपर का होता है 4s1 3d10। यानी ये क्या 4 रहता है तो 5 करके क्या अर्धभारित कर लेते हैं अपने कक्षक को, और ये पूर्ण भरित कर लेता है। कारण ये है इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच सकता है, तो ये दोनों क्या है, अपवाद हैं। किसी का भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ये किसी को पूछ सकता है, घुमा के भी पूछ सकता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखिए 30 नंबर क्या बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है, 18 है। कितनी है, 18। तो कुल तत्व कितने हैं, कुल तत्व कितने हैं, 118 है। कितने हैं, 118। ठीक है ना, कुल तत्व कितने हैं, 118। अब देखिए समूह की संख्या कितनी है, समूह की संख्या कितनी होती है, समूह की संख्या 18 होती है। कितनी होती है, 18। अब समूह की और आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये सब ध्यान रखिएगा, आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और समूह की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। कुल तत्व कितने होते हैं, 118 होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस और Mg2 प्लस को कहते हैं। मतलब ये देखिए, अब देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। तो उसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 8। हमेशा कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता, नाभिक में रहता है वो नहीं निकलता। कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब देखिए यहाँ पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है ना। 8 किसकी संख्या है, प्रोटॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, अभी 8 है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसके संख्या क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो कितनी हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना टोटल। अभी प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10। तो प्रोटॉन में प्लस और इलेक्ट्रॉन में माइनस। तो ये किससे कितनी ज्यादा है, ये 8 कितने, 2 ज्यादा है। किससे, 2 माइनस से ज्यादा है ना, 2। इस पर इसीलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस का चार्ज आया। कौन सा चार्ज आ गया, माइनस का। यह तो आता है कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो ज्यादा है प्रोटॉन की संख्या से। कितने से ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 8, और अब क्या बन गई, 10। अगर माइनस का 2 चार्ज ऑक्सीजन पर लगा, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है। यानी इस पर कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 10 है, ठीक है। फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। उस पर 1 माइनस का चार्ज लगता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ा गया है, तो 9 पर आता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, इस पर भी 10 हो गई, ठीक है। सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पर। अब देखिएगा इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तभी तो पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 10, तो सॉरी सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11। सोडियम में जो है यानी में क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 है, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 11 है, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकाले तो 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या बची, और इस पर कौन सा चार्ज लगाया, प्लस। यानी प्रोटॉन की संख्या 11 प्लस वाला ज्यादा चार्ज आ गया इस बार। तो 11 प्लस है, मतलब कितने ज्यादा है, 1 से प्लस है। तो ये इसलिए इस पर कितना 1 प्लस आया, कब, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकला। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 10। तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है ना। और Mg2 प्लस 12 है, 12। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया तब 2 प्लस चार्ज आया। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया तब इस पर 2 प्लस चार्ज आया। तो कितने थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इस पर भी 10। तो सभी में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बराबर है। देखिए इसमें भी 10 है, इसमें भी, इसमें सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, बराबर है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कौन सा बोला जाएगा, मतलब सभी में समान है ना, तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, याद रखिएगा, ठीक है।
अब देखिए निम्नलिखित में से किस विन्यास की आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है। अब आयनन ऊर्जा अधिकतम किसकी होती है, या तो अर्धभारित हो और पूर्णभारित हो, और अर्धभारित भी और पूर्णभारित में सबसे ज्यादा किसकी होती है, पूर्णभारित। जिसके कक्षा पूर्ण भरे हुए हैं उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो वही तो आयनन ऊर्जा किसमें, इसमें देखिए ये 6 पूर्णभारित है, ठीक है, 3 1 6, ठीक है। तो अब देखिए ये दो ऑप्शन एक साथ आ गए, इसको चेंज कर लीजिए, इसको क्या बना देते हैं, 2 बना देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो इसमें ये ना अर्धभारित है ना पूर्णभारित, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और ये अर्धभारित है, ये भी अर्धभारित, ये पूर्णभारित नहीं है। अब कौन से बच्चे, अर्धभारित और पूर्णभारित, अर्धभारित और पूर्णभारित। तो अर्धभारित और पूर्णभारित में कौन किससे ज्यादा कठिनाई से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पूर्णभारित से, यानी किसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी, पूर्ण। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, डी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना, डी, ठीक है। BeCl2 का द्विध्रुव अगुण है। अब BeCl2 का द्विध्रुव अगुण बताना है, BeCl2 का द्विध्रुव अगुण बताना है। तो BeCl2 का आगे स्ट्रक्चर बनाइए, इस तरह बनता है। इनके बीच का कोण कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। अब Be में और Cl में ज्यादा ऋणात्मक कौन है, Cl है। ये इसको इस तरह खींचेगा और ये इसको इस तरह खींचेगा, एक इस तरह खींच रहा है और एक इस तरह, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। तो BeCl2 का द्विध्रुव अगुण कितना, शून्य है। कितना है, शून्य है। क्यों, एक इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ, तो आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो शून्य है। और कितने डिग्री, देखिए कौन सी संरचना बन गई, रेखी संरचना। कौन सी संरचना है, रेखी बन गई ना। और इनके बीच का कोण कितना होता है रेखी संरचना में, 180 डिग्री का, ठीक है ना। अब देखिए यही आ गया रेखीय अणु, यही तो है रेखीय अणु, यही रेखीय अणु। देखिए रेखीय अणु में दो बंधों के बीच अवंध कोण कितना होता है, देखिए कितना दिख रहा है, 180 डिग्री। कितना दिख रहा है, 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए PCl5 में P की संकरण अवस्था बताना है, P की संकरण अवस्था। तो P की संकरण अवस्था बता दीजिए, आगे PCl5 स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये इधर Cl ये बन गया। अब देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5। अगर सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर कमान अगर 2 आता है, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कमान 3 आता है, अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कमान 4 आता है, अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कमान 5 आता है, तो देखिए क्या होता है। अगर 2 आता है तो sp होता है, अगर 3 आता है तो sp2 होता है, अगर 4 होता है तो sp3 होता है, अगर 5 आता है तो sp3d होता है। क्या होता है, sp3d होता है। तो गिनिए कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5। देखिए 5 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड है। और लोन पेयर दिख रहे हैं क्या, नहीं तो 0। तो आंसर कितना आ गया, 5। और 5 में क्या होता है, sp3d होता है। कौन सा क्या हो जाएगा इसका संकरण, sp3d, राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या बोला है, NH3 अणु की आकृति क्या है। ये तो नोट्स का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है ये, नोट्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, नोट्स का क्वेश्चन है। इस प्रकार के कम से कम 15 से 20 सवाल किए थे। चलिए देखिए NH3 क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका, ऐसे ये लोन पेयर रहता है। कैसे बन गया, त्रिकोणीय पिरामिडी। कैसे बन गया, त्रिकोणीय पिरामिडी। या त्रिकोणीय पिरामिडी बस बोले और चाहे पिरामिडी बोले, एक ही बात है। चाहे पिरामिडी बोले चाहे त्रिकोणीय पिरामिडी बोले। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हो जाएगा इसका, ठीक है। NH3 का संयुग्मित अम्ल है, अम्ल पूछा, क्षार नहीं अम्ल। इस बार क्या पूछा, अम्ल। तो H+ जोड़िए। तो NH3 में क्या करना है इस बार, H+ जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा, NH4+, ये बन जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए 0.1 मोलर यानी OH बिलियन का pH का मान होता है। pH का मान ज्ञात करना है, pH का मान। तो देखिए क्या है,
इधर कर देते हैं। देखिए क्या है NaOH जो है तो क्या होता है, देखिए यहां से क्या टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है ना। अब NaOH पूरा कितना दिया है 0.1 मोलर, तो जब ये टूटेगा तो ये भी किसमें टूटेगा 0.1 मोलर में, और ये भी किसमें टूटेगा 0.1 मोलर में। जो टूटता है तो बराबर बराबर टूटेगा, ठीक है। अब देखिए जो अम्ल है, जो अम्ल हमको किसका pH का मान चाहिए तो H प्लस, तो देखो H प्लस और OH माइनस का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर 10 घात माइनस 14 के बराबर होता है, ठीक है। तो कितनी सांद्रता दी है हमको, H प्लस की सांद्रता चाहिए और OH की सांद्रता कितनी दी है, देखिए कितने मोलर दी है OH की 0.1 मोलर, तो कितनी दी है यहां से देखिए क्या हो जाएगा 0.1 रख सकते हैं इसकी जगह में, ये इसकी जगह में क्या रख सकते हैं 0.1 रख सकते हैं, और बराबर क्या चल रहा है 10 घात माइनस 14। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं 10 घात माइनस 1 लिख सकते हैं, 0.1 को क्या लिखा जा सकता है 10 घात माइनस 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। 10 घात माइनस 14 चल ही रहा है, तो H प्लस की सांद्रता हमको कितनी मिल जाएगी, अगर ये बट्टे में जाएगा तो 10 घात 1 माइनस बट्टे में गया, ऊपर जाएगा तो किसमें मिल जाएगा प्लस में, तो H प्लस की सांद्रता कितनी आ गई अपने पास 10 घात माइनस 13 आ गई, ठीक है। हमको pH का मान चाहिए, pH का फार्मूला क्या होता है pH बराबर क्या होता है माइनस का लॉग H प्लस की सांद्रता, यही तो होता है, इसीलिए तो H प्लस निकाले हैं, क्या होता है फार्मूला माइनस का लॉग H प्लस की सांद्रता, तो हमको H प्लस की सांद्रता चाहिए थी, और दोनों गुणनफल क्या होता है 10 घात माइनस 14 होता है, तो यहाँ से किसकी सांद्रता निकल आई H प्लस की सांद्रता निकल आई, ठीक है। तो pH अपने पास कितना आ गया, देखिए माइनस का लॉग H प्लस की सांद्रता का मान कितना है 10 घाते, सीधे लिखे दे रहे हैं 10 घाते माइनस 13। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो घात पे रहता है उसको क्या बुला लेता है, सामने बुला लेता है, तो pH ये माइनस पहले से ही है, माइनस का 13 आगे आ जाएगा, और लॉग 10 बचेगा, क्या बचेगा लॉग 10, ये घात क्या आ जाएगी सामने, ये घात कहाँ जाएगी सामने आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो कहाँ आ गई घात, क्या आ गई सामने, ठीक है। तो pH का मान इधर क्या आ गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 13 हो गया, और log 10, और log का 10 का मान कितना होता है 1 होता है, log 10 का मान कितना होता है 1, तो इसकी जगह 1 रख देंगे, चूंकि क्या होता है log 10 का मान कितना होता है 1, इसके बेस में 10 ही चल रहा है, जिसके बेस और जब सामने आधार समान हो तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये तो pH का मान अपने पास कितना आ गया 13 आंसर, तो pH का मान कितना आ गया अपने पास 13 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये सब नोट्स का क्वेश्चन है, ये भी नोट्स का क्वेश्चन है, ये भी किसका क्वेश्चन है नोट्स का, सेम टू सेम क्वेश्चन नोट्स का क्वेश्चन है ये नोट्स का, ठीक है ना। जाके देखिएगा वहां 10 घाते माइनस 2 था, इधर 10 घाते माइनस 1 है, सेम, ठीक है ना, ये भी नोट का क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए H2SO4 में यश की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, H2SO4 में यश की ऑक्सीकरण अवस्था बताना है, ऑक्सीकरण अवस्था वाई किसकी यश की, जिसकी निकालना उसको x मान लेंगे, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन कितना होता है +1, तो कितने हाइड्रोजन है 2, कितने हाइड्रोजन है 2, तो इधर निकाल दे रहे हैं, देखिए कितना होता है उसका H प्लस 1 का क्या होता है 1 होता है प्लस का, ठीक, कितने हाइड्रोजन है 2 से गुणा कर दीजिए, फिर प्लस यस का निकालना है तो x मान लेंगे, ठीक है ना। ऑक्सीजन फिर प्लस करिए, फिर ऑक्सीजन कितनी होती माइनस का 2, कितने हैं 4 है, 4 से गुणा करिए बराबर, पूरे में चार्ज कितना है 0 है, 0 कर दीजिए बस, 2 + x + -8 इक्वल टू 0, तो कितना बचेगा x - 6 इक्वल टू 0, तो x और प्लस का 6 आ गया आंसर, तो x बराबर क्या हो गया प्लस का 6, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, अब आईपीएससी नाम संबंधित आ गया CH3 CH2 CO CH2 CH3, पहली बात ये कौन सा है, देखिए बीच में O आ रहा है, C के साथ O आ रहा है, कौन सा कीटोन समूह है, कीटोन समूह। अगर देखिए ये कार्बोनिल होता है, अगर कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन समूह आए, दोनों तरफ कौन समूह है कार्बन समूह है, तो कौन सा होता है कीटोन होता है, क्या होता है ये कीटोन होता है, कीटोन, ठीक है ना। अगर एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए तो कौन सा हो जाता है एल्डिहाइड हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है, कौन सा हो जाता है एल्डिहाइड हो जाता है। और
एक तरफ अगर OH आ जाए तो क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक हो जाता है, कार्बोक्सिलिक हो जाता है, क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक हो जाता है। तो इसमें क्या है देखिए, ओके, यहाँ जो ऑक्सीजन है इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, यानी कौन सा समूह है, कीटोन है। ये जो कार्बन समूह है इधर इसके साथ क्या लगा है, वो लगा है, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो कौन सा कीटोन है। ठीक है, तो चलिए नंबरिंग कर लें। सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5, 5 से पेंटेन आया, क्लियर है। तो पहले पेंटेन वाले ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये ब्यूटेन वाले हैं, तो ये दोनों ए और बी ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसमें देखना है, दोनों में देखना है। तो पेंटेनॉल, अब जब कीटोन आ रहा था, नॉल कैसे आ जाएगा, नॉल तो अल्कोहल में आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। पेंट 5 और 3 में क्या लगा है, ऑन, मतलब ऑक्सीजन लगे, तो देखिए कीटोन है तो ऑन आएगा, तो 3 में क्या लगा है, देखिए ऑन लगा है ना, तो आ गया आंसर, राइट आंसर। ठीक है ना। देखिए 1 2 3 पे लगा ऑक्सीजन तो ऑन, तो पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, CH3O, CH3 कौन समूह है ये, कौन समूह, ईथर है ये तो सबसे पहली बात ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन और उधर भी कार्बन, सीधे से ईथर है का क्रियात्मक समूह समावेश। अच्छा, क्रियात्मक समूह समावेश पूछा है, पहले देख लीजिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने कार्बन है इधर, इधर देखिए करते हैं, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, और कितनी ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। अगर इसके समान जो होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, 2 कार्बन होने चाहिए, 6 हाइड्रोजन होनी चाहिए और 1 ऑक्सीजन होनी चाहिए। चलिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 कार्बन, 1 2 3 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, राइट आंसर पहला ही है। और भी चेक कर ले रहे हैं, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 6 चाहिए, ये भी नहीं है। 2 ऑक्सीजन सॉरी 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो ये तो नहीं है, 2 कार्बन चाहिए। ठीक है, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये भी नहीं हो सकता, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आपको भी देख के करना है। अब देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, कौन सा नियम, मार्कोनी-कॉप का नियम। अगर पेरोक्साइड होता, देखिए हम किधर कर दिया जाए, इधर करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इधर देखिए, अब देखिए अगर ये क्या है, CH3 प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन किससे है, HBr से, तो क्या बनेगा। ठीक है, अब देखिए और क्या बोल सकता है, CH3 इसी को CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और अगर लिख दे पराक्साइड लिख दे, ये हिंदी से लिखे या इंग्लिश से लिखे, कुछ भी लिख सकता है, या पराक्साइड लिख दे या H2O2 लिख दे, ये क्या हाइड्रोजन पराक्साइड, N2O2 सोडियम पराक्साइड, ऐसे होते हैं। ठीक है ना। तो अगर पराक्साइड लिख दे या कुछ और लिख दे तो क्या होता है, देखिएगा इसमें लगता है, अगर पराक्साइड के साथ है कुछ तो उसमें लगता है प्रतिमार्कोनी-कॉप का नियम। ठीक है ना। और HBr है अगर तो उसमें लगता है मार्कोनी-कॉप का नियम, पराक्साइड नहीं है तो उसमें कौन सा है, मार्कोनी। और अगर पराक्साइड है तो उसमें क्या है, प्रतिमार्कोनी-कॉप का नियम। ठीक है, अब देखिएगा मार्कोनी-कॉप का ये कौन सा नियम हो जाएगा, मार्कोनी-कॉप का नियम कौन सा, मार्कोनी-कॉप का नियम, मार्कोनी-कॉप का नियम है, मार्कोनी-कॉप का नियम क्या बोलता है, मार्कोनी-कॉप का नियम बोलता है कि हाइड्रोजन उधर जाता है, ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन उधर जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या रहती है, ज्यादा रहती है, और हाइड्रोजन उधर जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम रहती है। तो इसमें हाइड्रोजन समूह कौन सा, Br है। ठीक है, Br क्या है अपना, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन, तो मार्कोनी-कॉप का नियम क्या बोलता है, हाइड्रोजन उधर जाता है जहां हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन संख्या कहां दिख रही है, इधर दिख रही है कि इधर दिख रही है, इधर ना, तो हाइड्रोजन इधर जाएगा और Br इधर जाएगा। जब इधर से बॉन्ड टूटेगा तो इधर क्या जाएगा, Br, और इधर क्या जाएगा, H, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, इधर H जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और इधर सॉरी इधर Br जाएगा ये, और इधर H जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या बन गया ये, 2 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपीन से क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बोले बनाने को तो ऐसे बना दीजिएगा। अब देखिए ये कौन सा नियम है, ये है प्रतिमार्कोनी-कॉप का नियम, एंटी मार्कोनी-कॉप बोलते हैं इंग्लिश से। ठीक है,
मार्कोनिकॉफ का नियम, प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम क्या बोलता है? हाइड्रोजन उधर जाएगा जहां हाइड्रोजन संख्या कम होगी। प्रति मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन संख्या कम होगी। और मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन कहां जाएगी? जहां हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन उधर लगाना है जहां हाइड्रोजन संख्या क्या हो? ज्यादा हो। और प्रति मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन उधर लगाना जहां हाइड्रोजन संख्या क्या हो? कम हो। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर कहां कम दिख रही है? इधर। तो इस बार हाइड्रोजन कहां जाएगा? इधर। और हाइड्रोजन कहां जाएगा? इधर। तो इधर क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 Br लगा दीजिए ये, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगर प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाने बोले तो प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। अगर प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाने बोले तो मार्कोनिकॉफ का नियम। इतना बस याद रखिएगा, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन प्रति मार्कोनिकॉफ में कहां लगानी है? मार्कोनिकॉफ में कहां लगानी है? हाइड्रोजन प्रति मार्कोनिकॉफ में कहां लगाना? मार्कोनिकॉफ में कहां लगाना? और प्रति मार्कोनिकॉफ में कहां लगाना? ये सब बातें देना है। तो क्या था अपना? एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम था। तो कहां जाएगा? मार्कोनिकॉफ का नियम था। मार्कोनिकॉफ के नियम में H कहां चला जाएगा? इधर। और Br कहां चला जाएगा? इधर। तो देखिए 2 ब्रोमो प्रोपेन क्या बन गया अपना? 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये वाली रिएक्शन, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है 23 क्वेश्चन, 23 नंबर। CH4 का मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान, सिर्फ मोलर द्रव्यमान निकालना। तो CH4 का मोलर द्रव्यमान, CH4 का मोलर द्रव्यमान। कार्बन कितना होता है? 12। द्रव्यमान कितना होता है? 12। हाइड्रोजन कितना है? 1। इतनी हाइड्रोजन 4। तो 12 4 कितना हो जाएगा? 16। और U, तो आंसर नंबर ए। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या बोला। किसी बिलियन में विलेय की मोलों एवं बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं, क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज बोलते हैं। मोल अंश मोल प्रभाज एक ही बात है। तो किसी बिलियन में विलेय की मोलों एवं बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज की क्या हो गई? परिभाषा, ठीक है। तापमान का सही मात्रक है। 7 आधार मूलभूत राशि जो होती है वही उसके सही मात्रक होते हैं। तो तापमान का क्या होता है? केल्विन। तो कहाँ है? केल्विन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला। 60 ग्राम कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण में C का दिया है, C दिया है 24 ग्राम, हाइड्रोजन दिया है 4 ग्राम तथा ऑक्सीजन दिया है 32 ग्राम पाया गया है। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। मतलब ये टोटल 60 है। टोटल कितने हैं? 60 है। तो इनका क्या ज्ञात करना है? मूलानुपाती सूत्र। देखिए कार्बन आगे निकाल देते हैं कि कार्बन कितना है। तो कार्बन कितना दिया है? 24 ग्राम, ठीक है। 24 ग्राम दिया हुआ है। और कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। तो काटिए, तो कितने मोल कार्बन यानी 2। तो कार्बन कितना है? 2, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना दिया है? हाइड्रोजन कितना दिया है? 4 ग्राम। और इसका कितना होता है? द्रव्यमान 1 होता है। तो आंसर कितना आ गया? 4, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना दिया है? 32। ऑक्सीजन कितना दिया है? 32। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो कितना हो गया? 2 बार गया तो 2। यहां से क्या बन गया? C2H4O2 बन गया। अब इसको हमको किसमें सरलता अनुपात में ज्ञात वो कर देना है। सरलता अनुपात देखिए, सरलता अनुपात में कैसे? किसका भाग सभी में चला जाएगा? 2 का भाग इसमें देखिए चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी। 2 का भाग करेंगे क्या बचेगा? CH2O बचेगा। क्या बचेगा? CH2O। ये हो गया अपना सरलता अनुपात में। तो क्या इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र से सरलतम निकाल लिए। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? CH2O। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है। उस जलीय विलयन की मोलरता क्या होगी जिसके प्रति 500 ml में 5.85 ग्राम NaCl मिलाया जाता है। आगे NaCl का पूरा द्रव्यमान निकाल लिया जाए तो NaCl का द्रव्यमान कितना आ जाएगा? सोडियम का 23 और प्लस Cl का 35.5। तो कितना आ जाएगा? 35 3 38, 38 58, 58 कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। इसका मोलर मास आ गया, ठीक है। मोलर द्रव्यमान आ गया, ठीक है। अब इसमें NaCl का भार कितना दिया है? 5.85, ठीक है। तो मोलरता में देखिए, मोलरता में क्या होता है? विलायक होता है।
और मोलरता में क्या होता है, बिलियन होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इधर मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से और मोलरता को स्मॉल एम से, ठीक है ना। तो मोलरता कैपिटल एम का चलिए वही लिख दे, भार बटे अनुभार, तो भार कितना दिया है 8.85, ठीक है ना। और अनुभार कितना आ गया 58.5, ये आ गया, ठीक है। अब कितना दिया, देखिए 500 ml दिया, अब ml में दिया है, ml में किसमें दिया है, ml में दिया है ना, ये इस ml में दिया है, तो ऊपर किसका हो जाएगा, 1000 का गुणा हो जाएगा। अगर लीटर में दिया रहता तो 1000 का गुणा नहीं होता, लेकिन किसमें दिया, ml में दिया, तो क्या कर देंगे, ऊपर 1000 का क्या कर देंगे, गुणा, क्यों, लीटर बदलने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आप यहां से दशमलव हटाइए, कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, इसमें कितने, 1 अंक के बाद, तो कितना हो गया 885 बच्चा, ये सॉरी 585 बचा, यही 585 बच्चा, ठीक है। ऊपर क्या चल रहा है, 1000 चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, 500 चल रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ऊपर यहां से कितना दशमलव हटा, एक जीरो उधर ऊपर कर दीजिए, 10 का गुणा हो जाएगा, और नीचे कितने गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो काट लीजिए, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ये चली गई, ठीक है। अब देखिए 585 एक कम 585 यानी एक बार, तो यानी मोलरता कितनी आ गई, 1/5, 1/5 क्या लिख सकते हैं, 0.2 मोल प्रति लीटर, ये आ गया आंसर। तो 0.2 मोल प्रति लीटर, तो 0.2 मोल प्रति लीटर, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सभी सबके फार्मूले याद होंगे तभी आप इस तरह क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या दिया, किसी तत्व यक्स, कोई अपना तत्व है यक्स, उसका क्या है, परमाणु क्रमांक कितना है, 89 है, और परमाणु भार कितना है, 231 है। तो बताना है प्रोटॉन की संख्या बताना, न्यूट्रॉन की संख्या बताना, और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या जो द्रव्यमान में से उसके परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक का कर दिया जाए, घटा दिया जाए, ठीक है ना। तो यहां देखिए क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी, और ये टोटल द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 231 में से अगर 89 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी, किसकी संख्या मिल जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी, ठीक है ना। और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या 89 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 89 है। जितनी प्रोटॉन की संख्या उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या भी 89 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 89, ठीक है। अब यहां से न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 2 4 1, ठीक है ना, 2 4 1, ठीक है, ये आ गया। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, न्यूट्रॉन की संख्या 142 आ गई। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 89 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 89 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए, पहले किसकी बताना है, प्रोटॉन की संख्या 89 ये, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या 142 ये, इलेक्ट्रॉन की संख्या 89, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या सूचित करता है, चुंबकीय कक्षक जो कक्षक है क्वांटम संख्या किसको सूचित करता है, उपकोष के आकार, उपकोष की आकृति, उपकोष की त्रिविम अभिविन्यास, इनमें से कोई नहीं, तो किसको सूचित करता है, उपकोष का त्रिविम अभिविन्यास को। तो याद रखिएगा उपकोष का त्रिविम अभिविन्यास को क्वांटम संख्या क्या करता है, सूचित करता है, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 50वां, क्वांटम संख्या n बराबर 3 और l बराबर 2 वाली उपकक्षक होगी, बस कुछ नहीं करना। याद रखिए अगर यस ब्लॉक है तो l का मान कितना होगा 0, अगर p ब्लॉक है तो क्या होगा l का मान 1, अगर d ब्लॉक है तो l का मान कितना होगा 2, अगर f ब्लॉक है तो l का मान कितना होगा 3, ठीक है ना। और n क्या होगा, संख्या होगी कोई, कितना दिया, n का मान 3 दिया है, ठीक है 3 हो गया। अब क्या दिया है, l का मान 2, l का मान किसमें 2 है, d में, तो 3d, आंसर अपना क्या हो गया 3d, तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सभी करना है, तो यहीं से अपने टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, लगभग इसी तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप पूरे नोट्स का रिवीजन करिए, कल आपको IPSC का रिवीजन कराया जाएगा।
पहले ये पूरे क्वेश्चन जितने भी आज करवाए गए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके 12वीं भी काम आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से, तो इनका रिवीजन करते रहिए। अब कल आईपीएससी का रिवीजन होगा, बहुत और रिएक्शन भी ले आएंगे जिससे पूरे डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, और इसका कल जब आएंगे दूसरा पार्ट लेकर तो इसका रिवीजन होना चाहिए, तभी आगे बनेगा। ठीक है, तो इसका रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।